हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय राय एकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का हम चैप्टर स्टार्ट करते वाले हैं वैदिक युग यानी वैदिक सभ्यता के बारे में। दोस्तों, इसलिए पिछली वीडियो में हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूरा चैप्टर खत्म कर दिया है। लगभग 8-9 वीडियो हम हड़प्पा सभ्यता पे बना रखे हैं। अगर आपको ज़्यादा जानकारी लेनी हो हड़प्पा सभ्यता के बारे में तो वो वीडियो आप जा करके देख लीजिएगा। और चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं वैदिक सभ्यता और वैदिक युग के बारे में। तो दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा, तभी ये चैप्टर आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत में सिंधु सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही वैदिक अथवा आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारत में, ये हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं दोस्तों। प्राचीन भारत में सिंधु सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नई सभ्यता का विकास हुआ उसे ही वैदिक अथवा आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यह सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के बाद अस्तित्व में आई। आर्य सभ्यता का ज्ञान वेदों से हुआ है। आर्य सभ्यता का ज्ञान वेदों से हुआ है, जिसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सबसे पुराना वेद जो है वह ऋग्वेद है। आर्य सभ्यता का ज्ञान वेदों से हुआ है, जिसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा वेद है? वह ऋग्वेद है, और ऋग्वेद सबसे पुराना वेद भी है। वैदिक सभ्यता ही हिंदू सभ्यता कही जाती है। वैदिक सभ्यता को ही हिंदू सभ्यता कहा जाता है। हिंदू सभ्यता कहा जाता है वैदिक सभ्यता को ही। दोस्तों, वैदिक युग के निर्माता आर्य थे। कहा जाता है वैदिक युग के निर्माता कौन थे? वह आर्य थे। और आर्य जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है श्रेष्ठ, उत्तम, उत्कृष्ट, कुलीन या फिर अभिजात। वैदिक युग के निर्माता कौन थे? वह आर्य थे। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है यानी इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, उत्तम, उत्कृष्ट, कुलीन, अभिजात। दोस्तों, इतिहासकारों के अनुसार कहा जाता है कि इस युग की जानकारी वैदिक साहित्य से होती है, इसलिए इस युग को वैदिक युग कहकर पुकारा गया है। वैदिक युग कहकर पुकारा गया है क्योंकि इस युग की जानकारी हमें वैदिक साहित्य से मिलती है। आर्यों ने ही, इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि आर्यों ने ही सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों को ध्वस्त कर एक नई सभ्यता की नींव रखी थी। यानी इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता को ध्वस्त किसने किया? तो आर्यों ने किया, और एक नई सभ्यता अस्तित्व में लेकर आए। लेकिन इसके कोई ठोस प्रमाण न होने के कारण इसे मात्र कल्पना ही माना जाता है। ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों ने ही खत्म किया है। एक बार फिर से पढ़ देते हैं। इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि आर्यों ने ही सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों को ध्वस्त कर एक नई सभ्यता की नींव रखी, लेकिन इसके कोई ठोस प्रमाण न होने के कारण इसे मात्र कल्पना ही माना जाता है। दोस्तों, यह जान लेते हैं कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आता है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो वैदिक साहित्य के अंदर वेद आता है, ब्राह्मण आता है, आरण्यक आता है और उपनिषद आती है। ये सब वैदिक साहित्य है। वैदिक साहित्य के अंदर वेद, ब्राह्मण ये सब ग्रंथ हैं। आरण्यक तथा उपनिषद आती हैं। वेद जो है वह विद धातु से मिलकर बना है। विद धातु, जिसका अर्थ होता है जानना, टू नो या फिर ज्ञान। वेद विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना या फिर ज्ञान। वेदों को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। श्रुति साहित्य वेदों को ही कहा जाता है। वेदों को श्रुति साहित्य कहा जाता है क्योंकि आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था। वेदों को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है क्योंकि आर्यों को लिपि यानी लिखने वाला, लिखावट, आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था, या इस कारण वेद को श्रवण
परंपरा के माध्यम से एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी तक शेयर किया जाता था, यानी बोल करके बताया जाता था। वेदों को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है क्योंकि आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था। इस कारण वेद को श्रवण परंपरा के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक शेयर किया जाता था, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाता था। कैसे पहुंचाया जाता था? वो श्रवण परंपरा के माध्यम से दूसरी पीढ़ी तक शेयर किया जाता था। श्रवण परंपरा दूसरी पीढ़ी तक शेयर किया जाता था श्रवण परंपरा के माध्यम से वेदों को। दोस्तों, वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। वेदों को अपौरुषेय कहा गया है क्योंकि इसकी रचना किसी व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं की गई है। वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है क्योंकि इसकी रचना किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं की गई है। दोस्तों, वेदों की रचना ईश्वर के द्वारा किया गया है। यह इंसान द्वारा नहीं, ईश्वर के द्वारा किया गया है, इसलिए इसे अपौरुषेय कहा गया है। वैदिक साहित्य को हमें जिस रूप में उपलब्ध कराया गया है उसे संहिता कहा जाता है। वैदिक साहित्य को हमें जिस रूप में उपलब्ध कराया गया है उसे संहिता कहा जाता है। और वेदों को पदों में लिखा गया, पदों, गदों में नहीं लिखा गया है। वेदों को पदों में लिखा गया है। केवल यजुर्वेद को, ये बात आप नोट कर लीजिएगा, यजुर्वेद, ये एग्जाम की दृष्टि से कई एग्जाम में पूछे भी गए हैं। वेदों को पदों में लिखा गया है, केवल यजुर्वेद को गद एवं पद दोनों में लिखा गया है। वेदों को पदों में, सिर्फ यजुर्वेद को गद और पद दोनों में लिखा गया है। अब आते हैं वेद कितने प्रकार के होते हैं। वेद 4 हैं। ऋग्वेद, सामवेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। वेद 4 हैं। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। इनमें ऋग्वेद की रचना सबसे पहले हुई है। सर्वप्रथम ऋग्वेद की रचना हुई है। ऋग्वेद 4 हैं, नहीं, वेद 4 हैं। ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है और यजुर्वेद है। इसमें ऋग्वेद की रचना सबसे पहले यानी सर्वप्रथम हुई थी। दोस्तों, अध्ययन की सुविधा के अनुसार वैदिक संस्कृति को 2 भागों में बांटा गया है। इनका कालखंड 2 भागों में बांट दिया गया है ताकि आसानी से समझा जा सके, आसानी से इसका अध्ययन किया जा सके। इतिहासकारों ने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक का नाम दिया है ऋग्वैदिक काल और एक का नाम दिया है उत्तर वैदिक काल, यानी पोस्ट ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक का जो कालक्रम निर्धारण किया गया है वह 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल का निर्धारण 1000 से 600 ईसा पूर्व। अध्ययन की सुविधा के अनुसार वैदिक संस्कृति को 2 भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक माना गया है और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। तो दोस्तों, ये था ऋग्वैदिक काल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। यह चैप्टर बहुत लंबा है, अभी हम इसके बारे में लगभग 7-8 वीडियो बनाना तो पड़ेगा ही। इसमें हम इसके सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और फिर ऋग्वैदिक का काल कैसे कैसे हुआ, भौगोलिक विस्तार क्या है, इस बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे और एक सेपरेट वीडियो हम बनाते रहेंगे। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आप लोग वीडियो देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोग जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक हमें मोटिवेट नहीं मिलेगा और हम मोटिवेट नहीं होंगे तो आपको अच्छी वीडियो नहीं बना पाएंगे। दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को जरूर शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत हमें। धन्यवाद।